नमस्ते और स्वागत है। वाई वी स्लीप इस बुक को मैथ्यू वॉलकर ने लिखा है। यह बुक हमें नींद के इम्पोर्टेंस और उसके इफ़ेक्ट के बारे में डिटेल में समझाती है। वॉलकर, जो एक न्यूरो साइंटिस्ट और स्लीप एक्सपर्ट हैं, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं कि स्लीप कैसे हमारी हेल्थ, इमोशंस और प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। इस बुक में आप जानेंगे कि नींद की कमी का क्या असर होता है, स्लीप डिसऑर्डर कैसे होता है और क्यों प्रॉपर स्लीप लेना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, जिसका नाम है टू स्लीप। नींद एक ऐसी चीज़ है जो हम सब के लिए कॉमन है, लेकिन सोचिए हम सब इसे कितना इग्नोर करते हैं। आज के समय में लोग कम सोते हैं और ज़्यादा काम करते हैं या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। हम सोचते हैं कि 1 या 2 घंटे कम सोना हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, लेकिन असल में ये एक बड़ी गलती है। जब हम स्लीप नहीं लेते तो हमारी बॉडी और ब्रेन इसका इफ़ेक्ट तुरंत दिखना शुरू कर देता है। सिर्फ एक रात की पुअर स्लीप के बाद आपका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, फोकस वीक हो जाता है और मूड इरिटेट करने लगता है। आप अगर ये पैटर्न रेगुलर हो जाए तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट सीरियस हो सकता है। साइंस कहता है कि क्रोनिक स्लीप डेप्रिवेशंस मतलब कम स्लीप का कारण हार्ट डिजीज, डायबिटीज़ और इवन डिप्रेशन का रिस्क बढ़ता है। स्लीप के टाइम हमारा ब्रेन सिर्फ रेस्ट नहीं करता, बल्कि दिन भर की सारी इन्फॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है। जो ज़रूरी होते हैं उसे याद रखने के लिए सेव करता है और बेकार चीज़ों को डिलीट करता है। इस प्रोसेस के बिना हमारा ब्रेन एक क्लटर डिस्क की तरह लगने लगता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्रोडक्टिव है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है रेम स्लीप का। रेम का फुल फॉर्म होता है रैपिड आई मूवमेंट। ये एक फेज़ होता है स्लीप का। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस फेज़ में हम सपने देखते हैं, लेकिन इसका काम सिर्फ इमेजिनेशन तक लिमिटेड नहीं है। रेम स्लीप इमोशन को हील करने का काम करता है और क्रिएटिविटी को इन्हेंस करता है। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं या किसी भी तरह से क्रिएटिव थिंकर, तो रेम स्लीप के बिना आपकी इमेजिनेशन डल हो जाती है। आज के फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल में टेक्नोलॉजी और लेट नाइट हैबिट ने हमारी स्लीप साइकिल को बिगाड़ दिया है। फ़ोन स्क्रीन की ब्लू लाइट हमारी ब्रेन को कंफ्यूज करती हैं और वो समझ ही नहीं पाते कि सोने का टाइम आ गया है। इस वजह से हमारी स्लीप डिले हो जाती है और ओवरऑल क्वालिटी गिर जाती है। स्लीप डिप्रिवेशंस का एक और बड़ा इफ़ेक्ट है स्लीप डिप्रिवेशंस मतलब नींद की कमी। इसका बड़ा इम्पैक्ट है डिसीजंस मेकिंग और मेमोरी पे। जब हम सोते नहीं हैं तो ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हिप्पोकैम्पस, जो मेमोरी को स्टोर करता है, प्रॉपरली काम नहीं करता। दिन भर की ज़रूरी बातें या एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन याद नहीं रख पाता और हम डिस्ट्रैक्ट फील करते हैं। साइंस ने ये डिस्कवर किया है कि स्लीप के टाइम ब्रेन से हार्मफुल टॉक्सिन्स जैसे बेटा एमिलोइड क्लीन होते हैं। ये वही टॉक्सिन है जो अल्जाइमर डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो ये टॉक्सिन्स ग्रेजुअली एक्यूमुलेट होने लगते हैं और ब्रेन डैमेज होने का रिस्क बढ़ता है। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो स्लीप हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट टूल है। हर प्राणी, चाहे वो एक छोटी बैक्टीरिया हो या एक बड़ी मछली, किसी न किसी फॉर्म में रेस्ट करती हैं। अगर नेचर ने स्लीप को इतना नेसेसरी बनाया है तो सोचिए हम ह्यूमन के लिए ये कितना ज़रूरी होगा। लेकिन आज के समय में हम इसे इग्नोर करके अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। चैप्टर 1 का कोर मैसेज है कि स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं है, बल्कि हमारी मेमोरी, इमोशंस और बॉडी रिपेयर का फाउंडेशन है। अगर हम हेल्थी और प्रोडक्टिव लाइफ चाहते हैं तो हमें स्लीप को वैल्यू समझना होगा और उसे प्रायोरिटी देनी होगी। प्रॉपर स्लीप लेना एक चॉइस नहीं, ज़रूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं चैप्टर 2 पे, जिसका नाम है कैफीन, जेट लैग एंड मेलाटोनिन, लूजिंग एंड गेनिंग कंट्रोल ऑफ योर स्लीप रिदम। स्लीप एक नेचुरल रिदम के साथ चलती है, जैसे एक परफेक्टली ट्यून्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये रिदम है सर्कैडियन रिदम, जो दिन और रात के साइकिल के हिसाब से बॉडी को गाइड करता है। लेकिन आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल और हैबिट ने इस रिदम को बिगाड़ दिया है। चैप्टर 2 हमें बताता है कि कैसे कैफीन, जेट लैग और मेलाटोनिन हमारी स्लीप रिदम को कंट्रोल और डिस्टर्ब करते हैं। सोचिए आप दिन भर काम कर रहे हैं, लेकिन लंच के बाद सडनली हैवीनेस फील होता है। आप कॉफ़ी का एक मग लेते हैं और फिर इंस्टेंटली एनर्जी फील करने लगते हैं।
ये कोई मैजिक नहीं बल्कि कैफ़ीन का काम है। कैफ़ीन एक स्टिमुलेंट है जो आपके ब्रेन के एक केमिकल एडिनोसाइन को ब्लॉक कर देता है। एडिनोसाइन वो केमिकल है जो बॉडी को बताता है कि अब थकान होने लगी है और सोने का टाइम आ गया है। जब कैफ़ीन इस केमिकल को ब्लॉक करता है तो आप आर्टिफिशियली अलर्ट फील करते हैं। लेकिन इसका डाउन साइड ये है कि इसका इफ़ेक्ट छुपाने के बाद आप और ज़्यादा टायर्ड और रेस्टलेस फील करते हैं। कैफ़ीन का असर सिर्फ कॉफ़ी तक लिमिटेड नहीं है। आज के समय में सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक और इवन चॉकलेट में भी कैफ़ीन होता है। ये छुपकर आपके स्लीप पैटर्न को और बिगाड़ देता है, स्पेशली अगर आप लेट नाइट कैफ़ीन कंज्यूम करते हैं। साइंस कहता है कि कैफ़ीन का इफ़ेक्ट 6 से 8 घंटे तक रहता है। मतलब अगर आप शाम को 6 बजे कॉफ़ी लेते हैं तो रात 12 बजे तक इसका असर ब्रेन पर हो सकता है। अब बात करते हैं जेट लैग की। इमेजिन कीजिए आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करते हैं जहां टाइम जोन बिल्कुल अलग है। आपका बॉडी क्लॉक जो दिन और रात के हिसाब से सेट है कंफ्यूज्ड हो जाता है। यही जेट लैग है। आप दिन में स्लीप फील करते हैं और रात में अवेक, क्योंकि आपके इंटरनल क्लॉक और एक्सटर्नल क्लॉक साइंक हो गए हैं। जेट लैग का इम्पैक्ट टेम्प्रोरी होते हैं, लेकिन अगर आपकी रूटीन कंटिन्यूसली डिस्टर्ब हो तो आपका सर्कैडियन रिदम परमानेंटली इफेक्ट हो सकता है। मेलाटोनिन इस पजल का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो ब्रेन सिग्नल देता है कि सोने का टाइम आ गया है। ये नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं जब अंधेरा होता है, लेकिन आज के ज़माने में हमारी स्क्रीन्स और आर्टिफिशियल लाइट ने हार्मोन के नेचुरल प्रोडक्शंस को डिस्टर्ब कर दिया है। जब आप रात को फ़ोन स्क्रीन देखते हैं तो उसकी ब्लू लाइट मेलाटोनिन प्रोड्यूस को ब्लॉक करती है। इस वजह से आपका नींद नहीं आती और आप अननेसेसरी अवेक रहते हैं। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे मेलाटोनिन सप्लीमेंट लोग यूज़ करते हैं जेट लैग या स्लीप डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। ये हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ बॉडी के नेचुरल मेलाटोनिन प्रोडक्शंस को और वीक कर सकते हैं। इसलिए सप्लीमेंट का यूज़ केयरफुली करना चाहिए। चैप्टर 2 का कोर मैसेज है कि स्लीप रिदम एक डेलिकेटेड सिस्टम है जो कैफ़ीन, जेट लैग और मेलाटोनिन जैसे फैक्टर को इजीली डिस्टर्ब हो सकता है। अपनी स्लीप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कैफ़ीन का एक्सेसिव यूज़ से बचना होगा। ट्रैवल के बाद अपनी बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करने का टाइम देना होगा और स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करके मेलाटोनिन प्रोडक्शंस को नेचुरली बूस्ट करना होगा। स्लीप रिदम का कंट्रोल लेना हेल्थी और प्रोडक्टिव लाइफ का फर्स्ट स्टेप है। अब हम चैप्टर 3 पे आते हैं, जिसका नाम है डिफाइनिंग एंड जनरेटिंग स्लीप, टाइम डायलेशंस एंड व्हाट वी लर्न फ्रॉम अ बेबी इन 1952। स्लीप का मतलब सबको पता है, एक स्टेट जिसमें हम रेस्ट करते हैं और एनर्जी रिचार्ज करते हैं। लेकिन साइंस के लिए स्लीप एक ब्रेक नहीं, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हमारी बॉडी और ब्रेन के लिए एसेंशियल है। चैप्टर 3 में मैथ्यू वॉलकर बताते हैं कि स्लीप क्या होता है, कैसे जनरेट होती हैं और इससे रिलेटेड कुछ अमेजिंग डिस्कवरीज जो एक छोटी सी बेबी जो 1952 का एक एक्सपेरिमेंट से हुई। सबसे पहले समझते हैं स्लीप कैसे डिफाइन होती है। स्लीप एक एक्टिव प्रोसेस है जो दो मेन फेज में होती है। पहला फेज है रेम स्लीप और दूसरा फेज है नॉन रेम स्लीप। हमने रेम स्लीप के बारे में पढ़ा, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इस फेज में हम सपने देखते हैं और ब्रेन काफ़ी एक्टिव होता है, लेकिन बॉडी पैरालाइज्ड होती है। और नॉन रेम स्लीप, इस फेज में ब्रेन और बॉडी डीपली रेस्ट करते हैं और बॉडी का रिपेयर का काम होता है। ये फेज एक साइकिल में चलते हैं और एक रात में हम 4 से 5 साइकिल कंप्लीट होता है। ये साइकिल में रेम और नॉन रेम दोनों होते हैं और ये हर साइकिल के साथ इवॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं एक एवोल्यूशनरी डिस्कवरी की जो 1952 में हुई। एक बेबी के ऊपर किया गया स्लीप स्टडी एक टर्निंग पॉइंट बना। रिसर्चर इग्यूने एजरेंस्की और नेथेनियल क्लिटमैन ने ऑब्जर्व किया कि जब वो बेबी सोता था तो उसकी आंखों में रैपिड मूवमेंट होते थे। यह मूवमेंट पहले कभी नोटिस नहीं हुआ था। इससे पता चला कि स्लीप सिर्फ एक पैसिव स्टेट नहीं बल्कि एक एक्टिव और डायनेमिक प्रोसेस है। इस डिस्कवरी ने रेम स्लीप का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो स्लीप साइंस की दुनिया में एक नया एरा की शुरुआत थी।
स्लीप कैसे जनरेट होती हैं, इसके दो मेन सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम होता है स्लीप प्रेशर सिस्टम, जो एडिनोसाइन की वजह से होता है, और दूसरा होता है सर्कैडियन सिस्टम। हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले स्लीप प्रेशर सिस्टम। जब हम दिन भर एक्टिव रहते हैं तो हमारा ब्रेन में एडिनोसाइन नाम का केमिकल एक्यूमुलेट होता है। ये केमिकल बॉडी को स्लीप फील करवाता है। अगर हम कैफीन कंज्यूम करें तो एडिनोसाइन ब्लॉक हो जाता है और हम आर्टिफिशियली अलर्ट फील करते हैं। और दूसरा सर्कैडियन रिदम। ये हमारे इंटरनल क्लॉक के थ्रू वर्क करता है, जो सनलाइट और डार्कनेस के बेसिस पर रेगुलेट होता है। यहाँ पर टाइम डायलेशन एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो स्लीप से जुड़ता है। सोचिए, कभी आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए सोए थे, लेकिन एक्चुअली 1 घंटा निकल गया। या फिर कभी सपने में एक पूरा दिन जी लिए, लेकिन अब हम उठे तो 10 मिनट ही हुए थे। ये टाइम डायलेशन का फेनोमेनन है। जब हम सोते हैं तो ब्रेन का टाइम परसेप्शन बदल जाता है। ये हमारे मेमोरी प्रोसेसिंग और रेम स्लीप की इंटेंसिटी की वजह से होता है। एक और फैसिनेटिंग बात है कि स्लीप का हर फेज अलग अलग काम करता है। नॉन रेम स्लीप फिजिकल रिकवर और मेमोरी कंसोलिडेशंस के लिए ज़रूरी है, जबकि रेम स्लीप इमोशनल स्टेबिलिटी और क्रिएटिव के लिए। इन फेज का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना स्लीप का फुल बेनिफिट नहीं मिलता। चैप्टर 3 का कोर मैसेज है कि स्लीप एक कॉम्प्लेक्स और एक्टिव प्रोसेस है जो रेम और नॉन रेम फेज के साथ बॉडी और ब्रेन को रिचार्ज करता है। ये सिर्फ रेस्ट नहीं, बल्कि हमारे फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए एक ज़रूरी है। 1952 का डिस्कवरी से हमने सीखा कि स्लीप को समझना और अप्रिशिएट करना एक हेल्थी लाइफ के लिए एसेंशियल है। प्रॉपर स्लीप लेने का मतलब अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है एप बेड्स डायनासोर एंड नैपिंग विथ हाफ अ ब्रेन, हु स्लीप, हाउ डू वी स्लीप एंड हाउ मच। स्लीप सिर्फ ह्यूमन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक यूनिवर्सल फेनोमेनन है जो प्राणियों की हर प्रजाति में देखा जाता है। लेकिन हर स्पीसीज का सोने का तरीका, ड्यूरेशन और पैटर्न अलग होता है। चैप्टर 4 में मैथ्यू वॉलकर एक जर्नी पे ले चलते हैं जिसमें हम समझते हैं कि स्लीप कैसे इवॉल्व हुई, अलग अलग स्पीसीज कैसे सोती हैं और हमें कितनी स्लीप की ज़रूरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं एप बेड की, मतलब हमारे पुराने एंसेस्टर लंगूर की। शुरुआत करते हैं एप बेड से, जो हमें बताती है कि स्लीप का एवोल्यूशन कैसे हुआ। ह्यूमन के प्राचीन पूर्वज ट्रीज पर सोते थे, जिसमें उन्होंने प्रेडेटर से प्रोटेक्शन मिलता था। लेकिन जैसे जैसे हम ग्राउंड ड्वेलिंग क्रिएचर बने, हमें ज़्यादा कंफर्टेबल और सिक्योर स्लीपिंग अरेंजमेंट बनाने की ज़रूरत हुई। ट्रीज नेस्ट का एवोल्यूशन एक इंडिकेशन था कि स्लीप सिर्फ रेस्ट के लिए नहीं, बल्कि सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है। आज भी चिंपैंजीज और गोरिल्ला ट्रीज नेस्ट बनाते हैं और वहाँ सोते हैं, जो हमारे एंसेस्टर के स्लीप बिहेवियर का एक ग्लिम्स है। और दूसरा बात करते हैं डायनासोर का स्लीप। वॉलकर डायनासोर के एग्जाम्पल से बताते हैं कि स्लीप कितना एंशिएंट फेनोमेनन है। स्लीप की ज़रूरत ऑलमोस्ट हर प्रजाति में होती है, चाहे वो स्मॉल मैमल्स हो या एक मैसिव डायनासोर। डायनासोर के बारे में हमें डायरेक्टली ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फॉसिल्स और कंपैरेटिव एनालिसिस के बेसिस पर हमें पता चलता है कि उनका स्लीप बिहेवियर भी उनके इन्वायरमेंट और सर्वाइवल नीड्स के हिसाब से इवॉल्व हुआ था। अब हम बात करते हैं पानी के एनिमल की स्लीप की। ये बहुत ही अमेजिंग एडेप्टेशन है। मरीन एनिमल का स्लीप इमेजिन कीजिए। डॉल्फिन्स और वेल्स जैसे क्रिएचर जो कंटिन्यूअसली स्विम करते हैं, वो कैसे सोते होंगे। ये क्रिएचर एक फैसिनेटिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं जिसे यूनी हेमिस्फेरिक स्लीप कहते हैं। इस प्रोसेस में उनका एक ब्रेन हेमिस्फेयर एक्टिव रहता है, जो जबकि दूसरा रेस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि आँख खुली होती है और वो प्रेडेटर से बचते हुए अपनी स्लीप को मैनेज करते हैं। अब हम आते हैं बर्ड्स के स्लीप पर। बर्ड्स के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट है। कुछ माइग्रेटरी बर्ड लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाई करते हैं बिना रेस्ट लिए, लेकिन ये अपने फ्लाइट के दौरान माइक्रो नैप लेकर स्लीप की ज़रूरत पूरी करते हैं। ये शॉर्ट नैप उनके सर्वाइवल और परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिकल होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम ह्यूमंस को कितनी स्लीप की ज़रूरत होती है।
साइंस कहता है कि एक एडल्ट के लिए 7 से 9 घंटे की स्लीप ज़रूरी है, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से लोग इस आइडियल ड्यूरेशंस को इग्नोर करते हैं। ह्यूमंस में स्लीप डेप्रिवेशंस का रिजल्ट बाकी स्पीसीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा सर्वर होते हैं। स्लीप की कमी ना सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को वीक हो करती है, बल्कि मेमोरी लॉस और इमोशनल इनस्टेबिलिटी भी होने लगती है। आज के समय में एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि कम सोकर ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं, लेकिन वॉल्कर क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि इनसफिशिएंट स्लीप का लॉन्ग टर्म इफेक्ट हार्मफुल होता है। जो टाइम हम स्लीप को सेक्रीफाइस करते हैं वो हमें फिजिकली और मेंटली डैमेज करता है। चैप्टर 4 का कोर मैसेज है कि स्लीप हर प्रजाति के लिए अलग है, लेकिन सभी के लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। नेचर में स्लीप का डाइवर्स पैटर्न हमें ये सिखाता है कि ये एक फंडामेंटल नीड है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने का ऑप्शन नहीं। ह्यूमंस के लिए 7 से 9 घंटे की स्लीप क्रिटिकल है और इसे सेक्रीफाइस करना अपने फ्यूचर के साथ रिस्क लेना है। स्लीप एक इन्वेस्टमेंट है जो हेल्थ और प्रोडक्टिविटी दोनों को सिक्योर करता है। चैप्टर 5 का नाम है चेंजेस इन स्लीप अक्रॉस द लाइफ स्पेन। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर ओल्ड एज तक स्लीप का क्या रोल है। हमारी ज़िंदगी में स्लीप का रोल हर स्टेज पर अलग होता है। एक न्यू बॉर्न के लिए स्लीप उसके ब्रेन का डेवलपमेंट का फाउंडेशन बनाता है, जबकि एक एडल्ट के लिए ये रिकवरी और परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है। लेकिन जैसे जैसे हम एज करते हैं, स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी में बदलाव आते हैं। चैप्टर 5 में मैथ्यू वॉल्कर इसी फैसिनेटिंग जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं कि स्लीप बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक बदलती है। सबसे पहले बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबी के बारे में। स्लीप का जर्नी एक न्यू बॉर्न के साथ शुरू होता है, जो अपने दिन का 16 से 18 घंटे सोते हुए बिता सकता है। इस एज में स्लीप फ्रेगमेंटेड होती है, यानी एक साथ ज़्यादा देर नहीं सोती, लेकिन छोटी छोटी ड्यूरेशन में होता है। न्यू बॉर्न बेबी का ज़्यादा टाइम रेम स्लीप में होता है, मतलब रैपिड आई मूवमेंट फेज में, जो ब्रेन के डेवलपमेंट और न्यूरल कनेक्शन बनाने में मदद करता है। यह वो स्टेज है जिसमें ब्रेन एक स्पंज की तरह इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करता है। एक न्यू बॉर्न का ब्रेन एक ब्लैंक कैनवस की तरह होता है और रेम स्लीप उस कैनवस पर कलर भरने का काम करता है। अब इसके बाद हम चाइल्डहुड पर आते हैं। बचपन में स्लीप का रोल सिर्फ ब्रेन के डेवलपमेंट तक सीमित नहीं होता, ये फिजिकल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। इस एज में चिल्ड्रेन 10 से 12 घंटे की डीप रिजर्वेटिव स्लीप लेते हैं। ये स्टेज में मेमोरी कंसोलिडेशंस और लर्निंग के लिए क्रिटिकल होते हैं। जब बच्चे नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उनका ब्रेन नॉन रेम स्लीप में उन्हें प्रोसेस और स्टोर करता है। जैसे अगर एक चाइल्ड दिन में साइकिलिंग सीखता है तो उसका मसल मेमोरी नॉन रेम स्लीप के दौरान डेवलप होती है। अब आते हैं टीनेजर पर। टीनेज में स्लीप के पैटर्न ड्रास्टिकली बदल जाते हैं। इस एज में बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक यानी सर्कैडियन रिदम डिले होती है। इसका मतलब है कि टीनेज रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठना चाहते हैं। स्लीप डेविएशंस का इसमें रिस्क होता है, मतलब कम नींद की कमी। मॉडर्न लाइफस्टाइल और ईयरली स्कूल टाइमिंग की वजह से टीनेजर की स्लीप ज़रूरत पूरी नहीं होती, जो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस और इमोशनल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पेक्ट करते हैं। जैसे एक टीनेज जो रात में सिर्फ 5-6 घंटे सोता है, वो अगले दिन क्लासरूम में फोकस्ड फील नहीं करेगा और इरिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब अगला स्टेज पे आते हैं एडल्टहुड पर। एडल्टहुड में हमारी स्लीप नीड अप्रोक्सीमेटली 7 से 9 घंटे होती है, लेकिन इस स्टेज पर करियर, फैमिली और सोशल कमिटमेंट की वजह से लोग अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वॉल्कर ये समझाते हैं कि इनसफिशिएंट स्लीप एक डेब्ट की तरह होता है, जो हेल्थ और कॉग्निटिव एबिलिटी पर इंटरेस्ट के साथ रिपे होता है। जैसे आज के समय में लोग नेटफ्लिक्स देखने के चक्कर में स्लीप सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन अगले दिन एनर्जी और फोकस की कमी में इसका रिजल्ट दिखता है। और अब अगला स्टेज है ओल्ड एज का। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, स्लीप की क्वालिटी डिग्रेड होने लगती है। ओल्ड एज में लोग ज़्यादा देर तक सो नहीं पाते और उनका नॉन रेप स्लीप ड्यूरेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। इसमें हेल्थ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट बढ़ता है। स्लीप का लॉस उनके इम्यून सिस्टम को वीक करता है और डिमेंटिया जैसे डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है। जैसे एक
एल्डर पर्सन जो रात में सिर्फ 4 से 5 घंटे सोता है, उसकी मेमोरी और इमोशनल लचीलापन धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है। चैप्टर 5 का कोर मैसेज है कि स्लीप लाइफ स्पेन के हर स्टेज में क्रिटिकल है, लेकिन उसका रोल और पैटर्न एज के साथ बदल जाता है। बेबी के लिए ये डेवलपमेंट का बेस है, टीनेजर के लिए बैलेंस और चैलेंज का, और एडल्ट के लिए हेल्थ और प्रोडक्टिविटी का फाउंडेशन है। ओल्ड एज में स्लीप क्वांटिटी मेंटेन करना हेल्थ के लिए एसेंशियल है। स्लीप को हर स्टेज में प्रायोरिटाइज करना हमारे बॉडी और ब्रेन दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट है। अब हम आते हैं चैप्टर 6 पे, जिसका नाम है योर मदर एंड शेक्सपियर न्यू द बेनिफिट ऑफ स्लीप फॉर द ब्रेन। इस चैप्टर में मैथ्यू वॉलकर समझाते हैं कि स्लीप ब्रेन के लिए एक मैजिकल प्रोसेस है। यह सिर्फ रेस्ट नहीं बल्कि एक ऐसी वर्कशॉप की तरह है जहां ब्रेन अपने फंक्शंस को रिपेयर, रिफ्रेश और शार्पन करता है। बेसिकली इस चैप्टर में हम स्लीप के बेनिफिट्स के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट है मेमोरी कंसोलिडेशन। दिन भर जो कुछ भी हम सीखते हैं वो मेमोरी में तभी स्टोर होता है जब हम सो रहे होते हैं। स्लीप स्पेशली नॉन रेम स्लीप के सेव बटन का काम करता है। जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो वो टेम्प्रोरी मेमोरी में स्टोर होती है, लेकिन नॉन रेम स्लीप के दौरान ये मेमोरी लॉन्ग टर्म स्टोरेज में शिफ्ट हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर आपने दिन में गिटार की प्रैक्टिस की है तो ब्रेन रात में उसकी प्रैक्टिस दोबारा करता है बिना आपके कॉन्शियसली अवेयर हुए। दूसरा बेनिफिट है क्रिएटिव प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने में। रेम स्लीप जो सपने देखने का फेज है, सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं देता बल्कि ब्रेन के क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को बूस्ट करता है। रेम स्लीप के दौरान ब्रेन नए कनेक्शंस बनाते हैं जो आपकी थिंकिंग को इनोवेटिव और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हैं कि उनके सपने में उन्हें अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है। ये रेम स्लीप का कमाल है। फेमस केमिस्ट दिमित्री मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर एक सपने में देखा था। तीसरा बेनिफिट है इमोशनल रेस्ट। स्लीप ब्रेन के इमोशनल सेंटर को भी बैलेंस में रखता है। एमिगडाला जो इमोशनल को रेगुलेट करता है, स्लीप के दौरान शांत होता है। इनसफिशिएंट स्लीप की वजह से ये ओवर एक्टिव हो जाता है, जिससे इरिटेशन और स्ट्रेस बढ़ जाता है। रेम स्लीप इमोशनल एक्सपीरियंस को प्रोसेस करता है और उनके इंटेंस इफेक्ट को डाइल्यूट करता है। एग्जाम्पल, अगर आप दिन में किसी से आर्ग्यू करते हैं और रात में एक अच्छी स्लीप लेते हैं तो अगले दिन आप शांत फील करेंगे और उस बात को ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करेंगे। चौथा बेनिफिट है ब्रेन डिटॉक्सिफिकेशन का। स्लीप एक सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है जिसमें ब्रेन के हार्मफुल टॉक्सिन्स को फ्लश करता है। इस प्रोसेस में ग्लिम्फेटिक सिस्टम का रोल होता है जो ब्रेन के वेस्ट प्रोडक्ट जैसे बेटा एमिलॉइड, जो एल्जाइमर का एक मेजर फैक्टर को रिमूव करता है। अगर ये टॉक्सिन्स फ्लश नहीं होते तो कॉग्निटिव डिजीज होने का चांस बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, एल्जाइमर पेशेंट्स में स्लीप की कमी एक कॉमन फैक्टर होता है। पांचवा बेनिफिट है फोकस एंड अटेंशंस का। स्लीप हमारे ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को रिचार्ज करता है जो डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और फोकस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनसफिशिएंट स्लीप से ये एरिया वीक हो जाता है और हम इम्पल्सिव और डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं। स्लीप डाइवर्शन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और अटेंशंस दोनों कम हो जाते हैं। जैसे अगर आप रात में सिर्फ 4 घंटे सोते हैं और अगले दिन एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपकी कॉन्सेंट्रेशंस और कॉन्फिडेंस दोनों इफेक्ट होते हैं। छठवां बेनिफिट है लर्निंग का। वॉलकर इस बात को एम्फेसाइज करते हैं कि स्लीप लर्निंग के पहले और बाद दोनों क्रिटिकल है। स्लीप के बिना आप नई इन्फॉर्मेशंस को इनएफिशिएंटली प्रोसेस नहीं करते। जैसे अगर आप लर्निंग के पहले सोते हैं, स्लीप के पिछले ब्रेन एक ड्राई स्पॉन्ज की तरह होता है जो नए स्पॉन्ज को सॉक करने के लिए रेडी होता है। और अगर आप लर्निंग के बाद सोते हैं, स्लीप के बाद ब्रेन नई इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और स्टेबलाइज करता है ताकि वो परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट एग्ज़ाम के पहले रात भर जगता है तो वो जो पढ़ा है उसका रिटेंशन ड्रास्टिकली कम हो जाता है। चैप्टर 6 का कोर मैसेज है स्लीप ब्रेन का सबसे पावरफुल टूल है जो मेमोरी को कंसोलिडेट, इमोशंस को बैलेंस और टॉक्सिन्स को फ्लश करता है।
ये सिर्फ एक रेस्ट का पीरियड नहीं बल्कि ब्रेन के लर्निंग और क्रिएटिविटी का बेस है। स्लीप को सेक्रीफाइस करने का मतलब अपने ब्रेन की हेल्थ और परफॉर्मेंस को सेक्रीफाइस करना है। आपका ब्रेन आपकी सबसे बड़ी एसेट है और उस स्लीप उस एसेट्स को मेंटेन करने का सबसे आसान और इफ़ेक्टिव तरीका है। अब चैप्टर 7 है टू एक्सट्रीम फॉर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्लीप डेप्रिवेशन एंड द ब्रेन। स्लीप डेप्रिवेशन यानी नींद की कमी, ये सिर्फ थकान या इरिटेशन का रीज़न नहीं, ये एक स्लो जहर की तरह काम करता है जो ब्रेन और बॉडी दोनों को धीरे धीरे डैमेज करता है। इस चैप्टर में मैथ्यू वॉलकर ये बताते हैं कि स्लीप डेप्रिवेशंस के ब्रेन के कैसे भयानक इफ़ेक्ट होते हैं और क्यों ये ग्लोबल एपिडेमिक बन गया है। वॉलकर समझाते हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल के चक्कर में लोग स्लीप को प्रायोरिटी नहीं देते, लेकिन ये हैबिट सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए भी डेंजरस है। सिर्फ एक रात की स्लीप की कमी से ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला के बैलेंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजंस मेकिंग और कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वीक हो जाता है और एमिगडाला ओवर रिएक्टिव हो जाता है, जिससे हम इम्पल्सिव और इमोशनल हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक स्ट्रेसफुल मीटिंग के पहले अच्छी स्लीप नहीं लेते तो आपका पेशेंस और फोकस दोनों इम्पैक्ट होते हैं। अब नींद की कमी का दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है लर्निंग और मेमोरी पर। स्लीप की कमी का सबसे बड़ा नुकसान लर्निंग और मेमोरी का होता है। जब हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो ब्रेन नई इन्फॉर्मेशंस को प्रोसेस नहीं कर पाता और पुराने मेमोरीज को कंसोलिडेट करने में फेल हो जाता है। हिप्पोकैम्पस जो नए मेमोरीज को स्टोर करता है, स्लीप की कमी से शट डाउन होने लगता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो रात भर जग कर स्टडी करता है वो अगले दिन एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ याद नहीं कर पाता। ये हिप्पोकैम्पस की डाई फंक्शंस का रिजल्ट है। तीसरा जो इम्पैक्ट है वो है इमोशनल केओस का। नींद की कमी से हमारे इमोशंस अनरेगुलेट हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट एमिगडाला पर होता है जो स्लीप की कमी की वजह से ओवर रिएक्ट करता है। स्लीप की कमी से लोग छोटी बातों पर ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, अगर आप रात में सिर्फ 4 घंटे सोए हैं तो अगले दिन एक नॉर्मल ट्रैफिक जाम में भी आपका मूड ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर वॉलकर एक शॉकिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, माइक्रो स्लीप का। जब हम एक्सट्रीम स्लीप डेप्रिवेशन में होते हैं तो ब्रेन शॉर्ट इंटरवल के लिए शट डाउन कर लेता है, चाहे हम जगे ही क्यों ना हों। माइक्रो स्लीप का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ड्राइविंग और हैविंग मशीनरी ऑपरेशन के दौरान होते हैं जो फैटल एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं। एग्जाम्पल, स्लीप डेप्रिवाइड ड्राइवर का एक्सीडेंट होने का रिस्क ड्रंक ड्राइवर के बराबर होता है। वॉलकर ये भी हाईलाइट करते हैं कि स्लीप डेप्रिवेशन कॉग्निटिव डिजीज़ का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। स्लीप की कमी से ब्रेन में बेटा एमिलोइड टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं जो अल्जाइमर डिजीज़ का रीज़न होते हैं। क्रोनिक स्लीप डेप्रिवेशंस डिप्रेशंस और एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रिगर कर सकता है। वॉलकर एक्सप्लेन करते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने स्लीप डेप्रिवेशन को रिकॉर्ड करना बंद कर दिया क्योंकि ये एक्शंस लोगों की जान लेने का ख़तरा बन सकती है। एक फेमस एग्जाम्पल रैंडी गार्डेनर का है जिसने 1964 में 11 दिन बिना सोए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद उनके मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर बहुत असर पड़ा। चैप्टर 7 का कोर मैसेज है स्लीप डेप्रिवेशन एक सीरियस प्रॉब्लम है जो सिर्फ परफॉर्मेंस को नहीं बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ और सेफ्टी को भी थ्रेटन करता है। ये एक रिमाइंडर है कि स्लीप सेक्रीफाइस करना भी एक स्मार्ट डिसीजन नहीं है। अच्छी स्लीप लेना ब्रेन और बॉडी के लिए ज़रूरत है, ना कि एक लग्जरी। अब नेक्स्ट है चैप्टर 8 जिसका नाम है कैंसर, हार्ट अटैक एंड अ शॉर्टन लाइफ, स्लीप डेप्रिवेशन एंड द बॉडी। स्लीप सिर्फ ब्रेन के लिए नहीं, बॉडी के हर ऑर्गन के लिए ज़रूरत है। इस चैप्टर में मैथ्यू वॉलकर बताते हैं कि स्लीप डेप्रिवेशन का इफ़ेक्ट सिर्फ मेंटल हेल्थ तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ये बॉडी के सिस्टम्स को भी डिस्टर्ब करता है। ये चैप्टर एक वेकअप कॉल है कि कैसे इनसफिशिएंट स्लीप आपकी लाइफ स्पेन को शॉर्टन कर सकती है और सर्वर डिजीज़ का रिस्क बढ़ा सकती है।
वॉल्कर एक्सप्लेन करते हैं कि स्लीप इम्यून सिस्टम के लिए एक शील्ड का काम करती है। जब हम सोते हैं तो बॉडी इन्फेक्शंस फाइटिंग सेल जैसे नेचुरल किलर एनके सेल प्रोड्यूस करती है। एक रात की स्लीप की कमी से एनके सेल की प्रोडक्शंस 70% तक गिर जाती है, जो कैंसर सेल को ग्रो करने का मौका देती है। एग्जाम्पल, स्टडीज़ ने शो किया है कि क्रोनिक स्लीप डेप्रिवेशन वाले लोगों में ब्रेस्ट और कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और स्लीप डेप्रिवेशन का हेल्थ पर भी डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। जब हम कम सोते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, डे लाइट सेविंग टाइम के एक स्टडी में ये देखा गया है कि जब क्लॉक स्प्रिंग फॉरवर्ड और लोग 1 घंटे कम सोते हैं तो हार्ट अटैक का केसेस 24% तक बढ़ जाता है। वॉल्कर ये भी समझाते हैं कि इनसफिशिएंट स्लीप मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है और हंगर हार्मोन को इम्बैलेंस कर देती है। स्लीप डेप्रिवेशन घर्लिन जो हंगर हार्मोन है उसको बढ़ाता है और लेप्टिन जो फुलनेस हार्मोन को कम करता है, जिससे ओवर ईटिंग का रिस्क बढ़ता है। एग्जाम्पल, अगर आप रेगुलरली 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपका वेट गेन और डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। स्लीप डेप्रिवेशन इंसुलिन सेंसिटिव को कम कर देती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है और टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क होता है। सिर्फ 1 वीक की कम स्लीप के बॉडी के ग्लूकोज प्रोसेस का कैपेसिटी डिस्टर्ब हो जाता है। एग्जाम्पल, वॉल्कर के रिसर्च ने ये शो किया है कि स्लीप डेप्रिवाइड इंडिविजुअल का ग्लूकोज लेवल डायबिटीज़ पेशेंट्स के बराबर हो सकता है। स्लीप बॉडी का एक नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है, लेकिन स्लीप डेप्रिवेशन इस प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है, जिससे बॉडी के सेल्स में डैमेज होने लगता है। स्लीप की कमी से डीएनए रिपेयर स्लो हो जाता है, जो प्री मैच्योर एजिंग और कैंसर का कारण बन सकता है। एग्जाम्पल, वॉल्कर एक्सप्लेन करते हैं कि लॉन्ग टर्म स्लीप डेप्रिवेशन आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को स्पीड अप करता है, जो आपकी एक्चुअल एज से ज़्यादा दिखता है। वॉल्कर ये भी हाईलाइट करते हैं कि इनसफिशिएंट स्लीप का एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है शॉर्ट एंड लाइफ स्पेन। क्रोनिक स्लीप डेप्रिवेशन से डेथ का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। स्टडीज़ ने ये शो किया है कि लोग कंसिस्टेंटली 6 घंटे या उससे कम सोते हैं, लेकिन उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 से 15% तक कम हो जाता है। चैप्टर 8 का कोर मैसेज है कि स्लीप डेप्रिवेशन सिर्फ एक बड़ी हैबिट नहीं बल्कि एक स्लो किलर है। ये इम्यून सिस्टम को वीक करता है, हार्ट और मेटाबॉलिज्म को डैमेज करता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर देता है। अच्छी स्लीप लेना एक हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है, जो आपको क्रोनिक डिजीज़ और ईयरली डेथ से बचा सकता है। स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करना अपने हेल्थ और ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अब चैप्टर 9 पे आते हैं, जिसका नाम है रूटीनली साइकोटिक रेम स्लीप ड्रीमिंग। इस चैप्टर में मैथ्यू वॉल्कर रेम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और ड्रीमिंग के फैसिनेटिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। ये वो फेज़ है जब हम सपने देखते हैं और ब्रेन एक यूनिक स्टेट में होता है, जागना और सोने के बीच एक अजीब कॉम्बिनेशन। वॉल्कर ये समझाते हैं कि रेम स्लीप सिर्फ इमेजिनेशन का प्लेग्राउंड नहीं बल्कि इमोशन को प्रोसेस करने, क्रिएटिविटी को बूस्ट करने और ब्रेन के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ज़रूरी हिस्सा है। रेम स्लीप हमारी टोटल स्लीप का 20 से 25% होती है। यह स्टेज काफ़ी डायनेमिक होती है, जिसमें ब्रेन एक्टिव होता है लेकिन बॉडी पैरालाइज्ड होती है। इस फेज़ में ब्रेन के इमोशनल और मेमोरी रिलेटेड एरिया जैसे एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस हाईली एक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी स्ट्रेसफुल दिन के बाद विविड ड्रीम या नाइटमेयर्स आए तो ये रेम स्लीप का रिजल्ट होता है। वॉल्कर ये भी बताते हैं कि रेम स्लीप इमोशनल हीलिंग के लिए एक थेरेपी सेशन की तरह काम करता है। रेम स्लीप के दौरान ब्रेन हमारे डेली एक्सपीरियंस और उनसे जुड़ी इमोशंस को प्रोसेस करता है। ये एक इमोशनल डिटॉक्स का काम करता है। एग्जाम्पल, अगर आप एक पेनफुल ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो रेम स्लीप आपकी नेगेटिव इमोशंस को धीरे धीरे कम करने में मदद करता है, ताकि आप अगले दिन थोड़ा बेटर फील कर सकें। रेम स्लीप सिर्फ इमोशनल हीलिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को भी बूस्ट करता है।
रेम स्लीप के दौरान ब्रेन नए पुराने आइडियाज़ को यूनिक तरीके से कनेक्ट करता है, जो क्रिएटिव ब्रेक थ्रू और सॉल्यूशंस का कारण बनता है। फेमस साइंटिस्ट और आर्टिस्ट जैसे आइंस्टीन और साल्वाडोर डाली ने अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ का क्रेडिट ड्रीमिंग को दिया है। रेम स्लीप में ब्रेन नए मेमोरीज को एक स्टोरीज की तरह ऑर्गेनाइज करता है। ये प्रोसेस नए इन्फॉर्मेशंस को पुराने मेमोरी के साथ इंटीग्रेट करने में हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस में हम नए कॉन्सेप्ट को बेटर समझ पाते हैं और उन्हें इफ़ेक्टिवली अप्लाई कर पाते हैं। अगर आप एक नए लैंग्वेज सीख रहे हैं तो रेम स्लीप उस लैंग्वेज के वर्ड और ग्रामर को नेचुरली इंटीग्रेट करता है, जो अगले दिन आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव करता है। वॉल्कर एक्सप्लेन करते हैं कि रेम स्लीप एक रूटीन साइकोटिक क्यों कहा जाता है। इस फेज में ब्रेन कुछ अजीब कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, जैसे इलॉजिकल थॉट्स, डिल्यूजनल बिलीव्स और इमोशनल सर्ग्यूस। ड्रीम काफ़ी वियर्ड और इलॉजिकल होते हैं, जो आपकी वीक स्टेज में पॉसिबल नहीं लगते। दूसरा, डिल्यूजनल बिलीव्स। ड्रीम के दौरान हम जो देखते हैं उसे रियल समझने लगते हैं, चाहे वो कितना भी एब्सर्ड हो, यानी बेतुका हो। तीसरा, इमोशनल सर्ग्यूस। रेम स्लीप में इमोशनल काफ़ी हाईलाइटेड होते हैं, जो कभी कभी हमें अपने सपने में रुला भी सकते हैं। रेम स्लीप के दौरान बॉडी पैरालाइज्ड होती है ताकि हम अपने सपने में मूवमेंट को फिजिकली रिपीट ना करें। ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो इंजरीज प्रिवेंट करता है। वॉल्कर ये भी बताते हैं कि कुछ लोगों में ये पैरालाइज्ड मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं, जिससे वो अपने सपने को फिजिकली एक्ट आउट करते हैं, जो डेंजरस हो सकता है। रेम स्लीप सिर्फ इंडिविजुअल ब्रेन हेल्थ के लिए नहीं बल्कि सोशल बॉन्डिंग और रिलेशनशिप के लिए भी ज़रूरी है। रेम स्लीप एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एग्जाम्पल, पेरेंट्स और न्यू बॉर्न्स के बीच बॉन्डिंग रेम स्लीप के दौरान स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि ये म्यूचुअल इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का एक फॉर्म है। चैप्टर 9 का कोर मैसेज है कि रेम स्लीप ड्रीमिंग एक पावरफुल टूल है जो इमोशंस को बैलेंस, क्रिएटिविटी को बूस्ट और मेमोरी को ऑर्गेनाइज करता है। ये हमारे ब्रेन का एक नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्विंग और हीलिंग सिस्टम है। रेम स्लीप को नेग्लेक्ट करना ऐसा ही है जैसे एक फ्री थेरेपी को इग्नोर करना। चैप्टर 10, जिसका नाम है ड्रीमिंग एज ओवरनाइट थेरेपी। ये चैप्टर रेम स्लीप का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करता है, सपने देखने का रोल एक नेचुरल थेरेपिस्ट की तरह। मैथ्यू वॉल्कर ये बताते हैं कि ड्रीमिंग कैसे हमारे दिमाग के स्ट्रेस और इमोशंस को हील करने का काम करता है। ये एक सेल्फ केयर मैकेनिज्म है जो हमारी इमोशनल हेल्थ को बैलेंस में रखता है। वॉल्कर एक्सप्लेन करते हैं कि ड्रीमिंग एक ओवरनाइट इमोशनल फर्स्ट एड प्रोसेस की तरह काम करता है। जब हम स्ट्रेसफुल या ट्रॉमेटिक सिचुएशंस का सामना करते हैं तो रेम स्लीप के दौरान सपने इन इमोशंस को प्रोसेस करते हैं और उन्हें मैनेजेबल बनाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक स्ट्रेसफुल इंटरव्यू के बाद सोए हैं और विविध ड्रीम आए हैं तो ये रेम स्लीप का तरीका होता है टेंशन को रिलीज करने का। दूसरा, इसमें स्ट्रेस हार्मोन्स का भी रोल होता है। रेम स्लीप के दौरान एक ख़ास चीज़ होती है, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है। ये एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें ब्रेन पेनफुल या ओवरवेलमिंग मेमोरी को हैंडल कर सके। रेम स्लीप ट्रॉमेटिक या नेगेटिव मेमोरी को इमोशनली इम्पैक्ट को कम कर देती है। एग्जाम्पल, PTSD ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स में रेम स्लीप का डिस्टर्बेंस उनके सिम्टम्स को वर्स्ट बनाता है, क्योंकि उनका ब्रेन मेमोरीज को इफेक्टिवली प्रोसेस नहीं कर पाता। वॉल्कर कहते हैं कि ड्रीमिंग का काम सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को प्रोसेस करना नहीं बल्कि पॉजिटिव इमोशंस को एम्पलीफाई करना भी होता है। रेम स्लीप एक इमोशनल रीसेट बटन की तरह काम करता है जो आपको अगले दिन एक रिफ्रेश माइंडसेट के साथ शुरू करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, अगर आप एक बुरा दिन गुजार कर सोए हैं और अगले दिन बेटर फील करते हैं तो ये रेम स्लीप की वजह से होता है। यहाँ पर ड्रीम का इम्पोर्टेंट रोल है कि
ड्रीमिंग सिर्फ हीलिंग तक लिमिटेड नहीं, बल्कि ये आपकी क्रिएटिविटी और कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग एबिलिटी को भी इन्हेंस करता है। रेम स्लीप के दौरान ब्रेन नए पर्सपेक्टिव और सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करता है। जैसे अगर आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और सोने के बाद एक क्रिएटिव सॉल्यूशन दिमाग में आता है, तो ये ड्रीमिंग का इफेक्ट होता है। ट्रॉमा के केस में ड्रीमिंग एक ज़रूरी रोल प्ले करता है। रेम स्लीप के दौरान ट्रोमेटिक मेमोरीज को रिविजिट करना या उनके इमोशनल वेट को कम करना एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर रेम स्लीप डिस्टर्ब होती है तो ब्रेन इन मेमोरीज को प्रोसेस नहीं कर पाता, जो पीटीएसडी जैसे कंडीशंस का कारण बनती हैं। जैसे स्लीप थेरेपी जो रेम स्लीप को रिस्टोर करती है, उनका पीटीएसडी पेशेंट्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है। वॉल्कर ये भी बताते हैं कि रेम स्लीप की कमी से ब्रेन इमोशनल रेगुलेशन में फेल होने लगता है। इसका इफेक्ट आपके रिलेशनशिप्स, डिसीजंस मेकिंग और स्ट्रेस हैंडलिंग एबिलिटी पर डायरेक्टली होता है। जैसे क्रोनिक स्लीप डेप्रिवेशन वाले लोग इरिटेशन, इम्पल्सिवनेस और एंजाइटी का शिकार होते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन रेम स्लीप के बेनिफिट से वंचित होता है। चैप्टर 10 का कोर मैसेज ये है कि ड्रीमिंग एक ओवरनाइट थेरेपी की तरह काम करता है, जो हमारे दिमाग के स्ट्रेस और पेनफुल मेमोरी को प्रोसेस करके उन्हें मैनेजेबल बनाता है। ये एक एसेंशियल प्रोसेस है जो हमारे इमोशनल हेल्थ और मेंटल बैलेंस के लिए ज़रूरी है। सपने इग्नोर करना अपने इमोशंस को समझने का एक इम्पोर्टेंट टूल खो देना है। चैप्टर 11 है ड्रीम क्रिएटिविटी एंड ड्रीम कंट्रोल। इस चैप्टर में मैथ्यू वेल्कर सपनों के क्रिएटिविटी पोटेंशियल और उन्हें कंट्रोल करने की फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं। सपने सिर्फ एक रैंडम एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि ब्रेन की क्रिएटिव एनर्जी और इमेजिनेशन का एक प्लेग्राउंड है। इसके साथ ही ल्यूसिड ड्रीमिंग, ऐसे सपने जिसमें आप जानते हैं कि आप सपने देख रहे हैं, इसको भी डिटेल में समझाया गया है। वॉल्कर ये बताते हैं कि ड्रीम का रोल सिर्फ इमोशंस को प्रोसेस करना नहीं, बल्कि नए आइडियाज़ और सॉल्यूशंस को जनरेट करना भी है। रेम स्लीप के दौरान ब्रेन नए पुराने एक्सपीरियंस को कनेक्ट करता है, जिससे नए इंसाइट और क्रिएटिविटी का जन्म होता है। एग्जाम्पल, दिमित्री मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर अपने सपने में देखा था, और पॉल एमसी कार्टेनी का फेमस सॉन्ग यस्टरडे उनके एक सपने में कंपोज हुआ था। और ये हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी मदद करता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम पर सोच कर सोए हैं तो सपने में उसका अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन मिल सकता है। रेम स्लीप में ब्रेन अपनी यूजुअल रिस्ट्रिक्शंस को तोड़कर इमेजिनेशन और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के नए डायमेंशंस को एक्सप्लोर करता है। ये एक साइकोलॉजिकल सेफ स्पेस क्रिएट करता है जहां इम्पॉसिबल चीज़ों को भी कनेक्ट करना पॉसिबल होता है। ब्रेन जागने के वक्त लॉजिकल बाउंड्रीज को तोड़कर नए पैटर्न्स और कनेक्शंस बनाता है। जैसे अगर एक सपने में उड़ रहे हैं या टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, ये इमेजिनेशन आपको नए पर्सपेक्टिव और आइडियाज़ तक ले जा सकता है। अब बात करते हैं लूसिड ड्रीमिंग की। लूसिड ड्रीमिंग एक ऐसी स्टेट है जहां सपने देखते वक्त आप जानते हैं कि आप सपने में हैं। ये एक फैसिनेटिंग फेनोमेनन है जिसमें आप अपने सपने को एक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। ये कैसे होता है जानते हैं। रेम स्लीप के दौरान कॉन्शियस अवेयरनेस एक्टिव होते हैं। आप रियलाइज़ करते हैं कि ये एक सपना है, लेकिन आप सपने में जगते नहीं। लूसिड ड्रीमिंग के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। लोग अपने रिपीटेड नाइटमेयर को लूसिड ड्रीमिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। एथलीट्स और परफॉर्मर्स लूसिड ड्रीमिंग में अपने स्किल्स प्रैक्टिस करते हैं, जिससे वॉकिंग लाइफ में इम्प्रूवमेंट होता है और आप अपने इमेजिनेशंस के डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। वॉल्कर लूसिड ड्रीमिंग के टेक्निक्स भी डिस्कस करते हैं। जागने के वक्त बार बार आप अपने आसपास की चीज़ों को चेक करें, क्या सब कुछ लॉजिक लग रहा है। ये हैबिट सपने में भी कैरी होती है, जहां आप रियलाइज़ करेंगे कि एक सपना है। दूसरा, अपने सपने लिखने की आदत डालें। ये ब्रेन को सपनों पर ध्यान देने और लूसिड ड्रीमिंग के लिए ट्रेन करता है। तीसरा, रात में कुछ देर के लिए जागें और फिर सो जाने से लूसिड ड्रीमिंग होने का चांस बढ़ जाता है।
लेकिन वॉल्कर ये भी वार्न करते हैं कि लूसिड ड्रीमिंग हर किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। अगर लूसिड ड्रीमिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो तो वॉकिंग लाइफ में ड्रीमिंग के बीच एक बाउंड्रीज ब्लर हो सकता है। कुछ केसेस में लूसिड ड्रीमिंग रेम स्लीप को नेचुरल बेनिफिट को डिस्टर्ब कर सकता है। वॉल्कर ये भी समझाते हैं कि ड्रीम का इन्फ्लुएंस सिर्फ सपने तक लिमिटेड नहीं बल्कि वॉकिंग लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में भी देखने को मिलता है। ब्रेन आपके फ्यूचर सिचुएशंस का एक मेंटल रिहर्सल कर लेता है जो वॉकिंग लाइफ में कॉन्फिडेंस और प्रिपेयर्डनेस बढ़ाता है। जैसे अगर आप एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन से पहले उसके बारे में सपना देखते हैं तो ये सब कॉन्शियस प्रिपरेशंस का पार्ट होता है। चैप्टर 11 का कोर मैसेज ये है कि सपने हमारे ब्रेन का एक क्रिएटिव पावर हाउस हैं जो नए आइडियाज़, सॉल्यूशंस और इमेजिनेशंस को जन्म देते हैं। लूसिड ड्रीमिंग इसे एक और लेवल पर ले जाता है जहां आप अपने सपनों को एक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सपने और वर्किंग लाइफ के बीच एक हेल्थी बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि रेम स्लीप का नेचुरल बेनिफिट डिस्टर्ब ना हो। अब चैप्टर 12 है थिंग दैट गो बम्प इन द नाइट, स्लीप डिसऑर्डर एंड डेथ कॉज बाय नो स्लीप। ये चैप्टर एक सीरियस और इंटरव्यूइंग टॉपिक कवर करता है, स्लीप डिसऑर्डर्स और उनका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ और ज़िंदगी पर। मैथ्यू वॉल्कर डिटेल में बताते हैं कि कैसे कुछ स्पेसिफिक स्लीप डिसऑर्डर्स हमारे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं और क्यों प्रॉपर स्लीप लेना ज़रूरी है। ये एक वार्निंग है कि स्लीप को इग्नोर करना किस तरह के रिजल्ट ला सकता है। हम बात करते हैं स्लीप डिसऑर्डर के। स्लीप डिसऑर्डर वो कंडीशन है जो हमारे नॉर्मल स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करते हैं। वॉल्कर एक्सप्लेन करते हैं कि इनका इम्पैक्ट सिर्फ रात तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि ये हमारी दिन की परफॉर्मेंस, हेल्थ और इमोशनल वेल बीइंग को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ कॉमन स्लीप डिसऑर्डर हैं। पहला है इंसोमिया, इसमें सो नहीं पाते हैं लोग और बार बार जगते हैं। दूसरा है स्लीप एपनिया, इसमें सांस लेने में रुकावट होती है जो रात भर दिमाग और शरीर को ऑक्सीजन से वंचित रखता है। तीसरा है नार्कोलिप्सी, इसमें दिन के वक्त एक्सट्रीम नींद आती है। चौथा रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर है, सपने देखते वक्त उनका फिजिकली रिएक्ट करना जो खुद के या दूसरों के लिए डेंजरस हो सकता है। यहाँ पर वॉल्कर फैटल फैमिलियल इंसोमिया यानी FFI के बारे में एक्सप्लेन करते हैं जो एक रेयर और जेनेटिक स्लीप डिसऑर्डर है। इसमें एक व्यक्ति के ब्रेन आखिरी स्टेज में बिल्कुल स्लीप प्रोड्यूस करना बंद कर देता है जिसका अंजाम मौत होता है। FFI ये दर्शाता है कि नींद ना लेना जिंदगी के लिए कितना क्रिटिकल है। स्लीप बिना सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। स्लीप अपनिया एक और कॉमन पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें सांस लेना रिपीटेडली रुकता है और जो ब्रेन और हार्ट को ऑक्सीजन की कमी का शिकार बनाता है। इसका इम्पैक्ट होता है हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। दिन भर की थकान और मेंटल फॉर्गिनेस होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई लाउड स्नोरिंग और रात में चोकिंग जैसा सिम्टम्स फेस करता है तो ये स्लीप अपनिया का इंडिकेटर हो सकता है। अब रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर में पेशेंट्स अपने सपनों को फिजिकली एक्ट आउट करता है जो खुद या बेड पार्टनर के लिए डेंजरस हो सकता है। रेम स्लीप के दौरान ब्रेन यूजुअली बॉडी को पैरालिटिक स्टेट में डाल देता है, लेकिन इस डिसऑर्डर में ये पैरालिसिस एब्सेंट हो जाता है। एग्जाम्पल, एक पेशेंट जो सपने में फाइट कर रहा है वो रियल लाइफ में भी पंचेस या किक मार सकता है। वॉल्कर ये समझाते हैं कि अगर स्लीप डिसऑर्डर को अनट्रीट छोड़ दिया गया तो ये न सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़त्म करता है बल्कि ज़िंदगी की लेंथ को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। स्लीप डिसऑर्डर का टाइमली ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। CPAP एक मशीन होती है जो स्लीप अपनिया के पेशेंट्स के लिए यूज़ होती हैं। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने में मदद करती हैं। चैप्टर 12 का कोर मैसेज है कि स्लीप डिसऑर्डर सिर्फ एक माइनर इनकन्वीनियंस नहीं बल्कि हेल्थ के लिए एक सीरियस खतरा है। इसका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन, हार्ट और ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट पर होता है। प्रॉपर स्लीप लेना, स्लीप डिसऑर्डर का टाइमली ट्रीटमेंट लेना हमारी सर्वाइवल और वेल बीइंग के लिए ज़रूरी है। नींद को इग्नोर करना अपनी लाइफ को खुद शॉर्टन करने के बराबर है।
अब हम आते हैं चैप्टर 13 पे, जिसका नाम है आईपैड्स, फैक्ट्री ब्रेसलेट्स एंड नाइट कैप्स, व्हाट स्टॉपिंग यू फ्रॉम स्लीपिंग। ये चैप्टर मॉडर्न ज़िंदगी के उन बदलावों पर फोकस करता है जो हमारे स्लीप पैटर्न्स को डिस्टर्ब करते हैं। मैथ्यू वॉलकर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल हैबिट और एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी नींद की क्वालिटी और ड्यूरेशंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसमें वॉलकर मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस का एनालिसिस करते हैं और उनसे बचने का सॉल्यूशंस बताते हैं। मॉडर्न गैजेट्स जैसे कि स्मार्टफोन्स, टैबलेट और टीवीज़ ने हमारी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया है। ये डिवाइसेस ब्लू लाइट इमिट करते हैं जो हमारे ब्रेन के नेचुरल मेलाटोनिन प्रोडक्शंस को सप्रेस करते हैं। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी को स्लीप के लिए प्रिपेयर करता है। ब्लू लाइट इसे सेक्रेशंस को डिले करता है जिससे हम नींद आने में देर होती है। जैसे अगर आप बेड के टाइम 1 घंटे पहले अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली आपके स्लीप शेड्यूल को पीछे ढकेल सकता है। इसका सॉल्यूशन है कि स्लीप हाइजीन इम्प्रूव करने के लिए बेड टाइम से 1-2 घंटे पहले गैजेट्स का यूज़ करना बंद करें। वॉलकर ये पॉइंट राइज करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और आर्टिफिशियल लाइटनिंग ने हमारे सर्केडियन रिदम को डिस्टॉर्ट कर दिया है। पहले इंसान नेचुरल सनलाइट और मून लाइट के साइकिल के हिसाब से जीते थे, लेकिन अब हम रात भर लाइट का यूज़ करते हैं जो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को कन्फ्यूज करते हैं। सर्कैडियन रिदम ये एक इंटरनल बॉडी क्लॉक है जो हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। आर्टिफिशियल लाइट्स इस साइकिल को डिले कर देती हैं। एग्जाम्पल, लेट नाइट वर्क या बिंग वॉचिंग की वजह से बॉडी के नेचुरल स्लीप टाइमिंग शिफ्ट हो जाता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि डिम लाइट का यूज करें और नेचुरल लाइट एक्सपोजर को दिन के वक्त बढ़ाएं। नाइट शिफ्ट और इरेगुलर वर्क शेड्यूल भी स्लीप के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वॉलकर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशंस और 24/7 वर्क कल्चर ने हमारी नेचुरल स्लीप पैटर्न्स को ख़त्म कर दिया है। इसका इम्पैक्ट है जैसे कि सर्कैडियन मिसअलाइनमेंट जो हेल्थ रिस्क बढ़ाता है और क्रोनिक स्लीप डिप्रीवेशन जो मूड स्विंग और फैटिग्यू को कारण बनता है। एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री वर्कर जो नाइट शिफ्ट करता है वो अपने नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक के अगेंस्ट काम करता है जिससे उनके हार्ट और ब्रेन हेल्थ पर इम्पैक्ट बढ़ता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि एम्प्लॉयर को रोटेशनली शिफ्ट और एडिक्वेट रेस्ट पीरियड प्रोवाइड करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल को अक्सर एक स्लीप एड माना जाता है, लेकिन वॉलकर ये मिथ तोड़ते हैं। अल्कोहल रिलैक्स करने में मदद करता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट स्लीप के रिजर्वेटिव स्टेज को डिस्टर्ब करता है। ये रेम स्लीप को सप्रेस करता है जिससे ब्रेन की मेमोरी और इमोशनल प्रोसेसिंग वीक होती है। फ्रीक्वेंट अवेकनिंग और डिहाइड्रेशन की वजह से फ्रेगमेंटेड स्लीप होती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप बेड टाइम के पहले एक ड्रिंक लेते हैं तो शायद आपको नींद जल्दी आए, लेकिन आपकी स्लीप क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसका सॉल्यूशन ये है कि अल्कोहल को बेड टाइम से 3 से 4 घंटे पहले अवॉइड करें। अब आते हैं हम कैफ़ीन पे। कैफ़ीन हमारे डेली लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे स्लीप साइकिल पर बहुत प्रोफाउंड होता है। वॉलकर बताते हैं कि कैफ़ीन एक स्टिमुलेंट है जो नींद को डिले करता है। कैफ़ीन एडिनोसाइन जो स्लीप प्रेशर हार्मोन है उसको ब्लॉक करता है जिससे आपको लगता है कि आप एनर्जेटिक हैं। यह इफ़ेक्ट 8 से 10 घंटे तक स्टे कर सकता है जो रात की नींद को इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल, अगर आप शाम के 4 बजे कॉफ़ी लेते हैं तो इसका इफ़ेक्ट रात के 12 बजे तक हो सकता है। इसका सॉल्यूशन ये है, दिन के सेकेंड हाफ में कैफ़ीन अवॉइड करें और हर्बल टीज़ या डिकैफ कॉफ़ी को ऑप्शन चुनें। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, वो है नॉइज़ पॉल्यूशन। वॉलकर ये भी हाईलाइट करते हैं कि अर्बनाइजेशंस और मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन ने स्लीप के क्वालिटी को ख़राब कर दिया है। ट्रैफिक नॉइज़ जैसे कार्स और हॉर्न्स, हाउस होल्ड नॉइजेस जैसे लेट नाइट टीवी या लाउड कन्वर्सेशंस, इससे हमारी नींद की क्वालिटी डिस्टर्ब होती है।
एग्जाम्पल, एक अर्बन एरिया में रहने वाले व्यक्ति अक्सर रात भर हॉकिंग और कंस्ट्रक्शन नॉइज़ की वजह से इंटरप्ट स्लीप फेस करते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन या वाइट नॉइज़ मशीन्स का यूज़ करें। चैप्टर 13 का कोर मैसेज है कि मॉडर्न लाइफ के डिस्ट्रैक्शन जैसे गैजेट्स, अल्कोहल, कैफीन और इरेगुलर वर्क आवर ने हमारे स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। लेकिन हम कुछ बेसिक लाइफस्टाइल चेंज और कॉन्शियस हैबिट के ज़रिए अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्लीप को अपने हेल्थ और वेल बीइंग के लिए प्रायोरिटी बनाना ज़रूरी है। अब चैप्टर 14 का नाम है हर्टिंग एंड हेल्पिंग योर स्लीप, पिल्स वर्सेस थेरेपी। ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये चैप्टर फोकस करता है कि उन टूल्स और मेथड पर जो लोग अपनी नींद इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे स्लीपिंग पिल्स और थेरेपी। मैथ्यू वॉलकर बताते हैं कि कैसे स्लीपिंग पिल्स शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन दे सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हार्मफुल होते हैं। इसके अपोजिट थेरेपी एक इफ़ेक्टिव और सस्टेनेबल अप्रोच है। वॉलकर हर एस्पेक्ट को डिटेल में समझाते हैं और एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करते हैं कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले स्लीपिंग पिल्स के बारे में बात करते हैं। स्लीपिंग पिल्स अक्सर नींद के प्रॉब्लम का एक क्विक फिक्स लगता है, लेकिन ये असली नींद का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। हम देखते हैं कि कैसे काम करता है। ये आपके ब्रेन के केमिकल को अलर्ट करके आपको अनकॉन्शियस स्टेट में डाल देता है, लेकिन ये नेचुरल स्लीप साइकिल को मिमिक नहीं करता। रेम और डीप स्लीप फेज को सप्रेस करता है, जो रिजर्वेटिव नींद के लिए ज़रूरी है। इसके साइड इफ़ेक्ट को हम देखते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट है ब्रेन फॉग और स्लो रिएक्शन टाइम हो जाता है। लॉन्ग टर्म यूज से इसका एडिक्शंस और डिपेंडेंसी भी बढ़ जाता है और डिजीज़ जैसे डिमेंटिया और कैंसर्स का रिस्क भी बढ़ता है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो रेगुलरली स्लीपिंग पिल लेता है, उसे लगता है कि वो अच्छी नींद ले रहा है, लेकिन उसका ब्रेन और बॉडी स्लीप डिप्रिवेशन को इफ़ेक्ट फेस करते हैं। ये पिल्स रिलीफ तो देते हैं लेकिन स्लीप प्रॉब्लम की रूट कॉज को एड्रेस नहीं करते। अब हम बात करते हैं थेरेपी की। CBTI एक सिग्निफिकेंटली प्रूवन थेरेपी है जो स्लीप रिलेटेड इश्यूज़ को नेचुरली और इफ़ेक्टिवली सॉल्व करती है। हम समझते हैं कि ये कैसे काम करती है। ये आपकी स्लीपिंग हैबिट और थॉट पैटर्न को इम्प्रूव करती है। थेरेपी आपको स्पेसिफिक टेक्निक सिखाती है, जैसे पहला है हर दिन फिक्स टाइम पे सोना और उठना, चाहे कितनी भी नींद आए। दूसरा, बेड का यूज़ सिर्फ नींद के लिए करना और कुछ नहीं। तीसरा, मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो स्ट्रेस को कम करे। CBTI थेरेपी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये हमें लॉन्ग टर्म हमारी स्लीप को इम्प्रूव करती है और ये एक्सटर्नल एड्स पर डिपेंडेंट नहीं करती, और ये हमारी मेंटल क्लैरिटी और फिजिकल हेल्थ को इन्हेंस करती है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो क्रोनिक इंसोमिया से सफ़र कर रहा था, उसने CBTI थेरेपी ली और 2 महीने में अपना स्लीप शेड्यूल को नॉर्मल कर लिया। अब हम बात करते हैं द फॉल्स प्रोमिस ऑफ ओवर द काउंटर स्लीप एड्स, यानी OTC। OTC एड्स जैसे एंथीहिस्टामाइन्स टेम्पररी नींद दिलाते हैं, लेकिन ये असली स्लीप इश्यूज़ को फिक्स नहीं करते। इसकी प्रॉब्लम्स हैं कि टेम्पररी सॉल्यूशंस जो ब्रेन के नेचुरल स्लीप ड्राइव को डिस्टर्ब करते हैं और डे टाइम डाउननेसनेस और रिड्यूस कॉग्निटिव फंक्शंस करते हैं। वॉलकर एडवाइस देते हैं कि OTC स्लीप एड्स को अवॉइड करें और सस्टेनेबल मेथड पर फोकस करें। यहाँ पर वॉलकर पिल्स वर्सेस थेरेपीज़ के बारे में बताते हैं। वॉलकर एम्फेसाइज करते हैं कि थेरेपी पिल से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पिल सिर्फ एक इल्यूज़न क्रिएट करते हैं कि आप अच्छी नींद ले रहे हैं, जबकि थेरेपी असली इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। इसका की डिफरेंस है कि पिल्स क्विक बट हार्मफुल है, थेरेपी स्लो है लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव है। एग्जाम्पल, एक रिसर्च स्टडी ने ये दिखाया कि CBTI थेरेपी पेशेंट्स को ज़्यादा रिजर्वेटिव नींद मिलती है कंपेयर टू दोस रिलाइंग ऑन पिल्स। थेरेपी के साथ वॉलकर लाइफस्टाइल चेंज का भी जिक्र करते हैं। एवॉइड कैफीन्स और अल्कोहल बेड टाइम के करीब, गैजेट्स का यूज़ बेड टाइम से पहले बंद करें, नेचुरल लाइट एक्सपोजर को दिन में बढ़ाएं और रात में आर्टिफिशियल लाइट कम करें।
चैप्टर 14 का कोर मैसेज है, स्लीप पिल शॉर्ट टर्म रिलीफ दे सकते हैं लेकिन ये असली नींद का रिप्लेसमेंट नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए डेंजरस है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोमिया CBTI एक प्रूवन और नेचुरल मेथड है जो स्लीप प्रॉब्लम का एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। अपने स्लीप इश्यूज़ को नेचुरली और इफ़ेक्टिवली सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच है। इसलिए आपको नींद की प्रॉब्लम है तो थेरेपी यहाँ पर बेस्ट सॉल्यूशन है। अब हम आते हैं चैप्टर 15 पे, जिसका नाम है स्लीप एंड सोसाइटी, व्हाट मेडिसिन्स एंड एजुकेशंस आर डूइंग रॉन्ग, व्हाट गूगल एंड नासा आर डूइंग राइट। ये चैप्टर एक बड़े कैनवस पर फोकस करता है, पूरी सोसाइटी पर स्लीप का इम्पैक्ट। मैथ्यू वॉलकर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे स्लीप हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम ने स्लीप की इम्पोर्टेंस को अंडर एस्टिमेट किया है, जबकि कंपनीज जैसे गूगल और नासा ने स्लीप फ्रेंडली पॉलिसीज एडॉप्ट करके सक्सेस अचीव की है। ये चैप्टर हमारे कल्चर, माइंडसेट और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को चैलेंज करता है और उनसे बेटर सॉल्यूशंस प्रपोज करता है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम इग्नोरिंग स्लीप, इग्नोरिंग हेल्थ। हेल्थ केयर सिस्टम अक्सर स्लीप डेप्रिवेशंस को इफेक्टली लाइटली लेते हैं। वॉलकर ये हाईलाइट करते हैं कि डॉक्टर और नर्सेस खुद क्रोनिक स्लीप डेप्रिवेशंस के शिकार होते हैं, जो डायरेक्टली पेशेंट केयर को इफेक्ट करता है। लॉन्ग वर्किंग आवर और नाइट शिफ्ट ने उनकी डिसीजंस मेकिंग और अलर्टनेस कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। स्लीप डेप्रिवेशंस की वजह से मेडिकल एरर और एक्सीडेंटल बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, एक रिसर्च के मुताबिक एक स्लीप डेप्रिवाइड सर्जन का एरर रेट एक वेल रिसेड सर्जन के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होता है। वॉलकर सजेशन देते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर के शेड्यूल को स्लीप फ्रेंडली बनाया जाए और स्लीप की ट्रेनिंग मेडिकल एजुकेशंस का पार्ट हो। अब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन सिस्टम में स्लीप डेप्रिवेशन काफ़ी कॉमन है, स्पेशली एमॉन्ग टीनेजर्स। स्कूल और कॉलेज के अर्ली स्टार्ट टाइम स्टूडेंट के नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक के अगेंस्ट होते हैं। टीनेजर के सर्केडियन रिदम नेचुरली लेट स्लीप और लेट वेकअप को प्रेफर करते हैं। ईयरली स्कूल टाइमिंग इस रिदम को डिस्टर्ब करते हैं। इसका रिजल्ट है पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस और मेंटल हेल्थ इश्यूज। एग्जाम्पल, एक स्टडी में दिखाया गया कि स्कूल्स जहां लेटर स्टार्ट टाइम अडॉप्ट किया गया वहां स्टूडेंट के ग्रेड्स और अटेंडेंस दोनों इम्प्रूव हुए। वॉलकर सजेशन देते हैं कि स्कूल्स को स्टार्ट टाइम्स डिले करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स एडिक्यूट स्लीप लें और बेटर फोकस कर सकें। अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट स्लीप कल्चर के बारे में। जैसे गूगल का एग्जाम्पल, कंपनीज जैसे गूगल्स और नासा ने स्लीप की वैल्यू समझकर अपनी वर्क कल्चर में मेजर चेंजेस किए हैं। सबसे पहले गूगल ने अपने पोड्स इंस्टॉल किए हैं जो एम्प्लॉयज़ को दिन भर में पावर नैप लेने अलाउ करते हैं। स्टडीज़ के मुताबिक शॉर्ट नैप अलर्टनेस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। और नासा एस्ट्रोनॉट के लिए स्लीप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक डेवलप करता है, जिसमें कंट्रोल नैप और नाइट एक्सपोजर स्ट्रेटजी शामिल होते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 26 मिनट नैप से परफॉर्मेंस में 34% और अलर्टनेस में 54% तक इम्प्रूवमेंट होती है। स्लीप फ्रेंडली पॉलिसीज नॉट ओनली इम्प्रूव इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बट आल्सो बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। अब समझते हैं कि हमारा कल्चरल माइंडसेट क्या है। मॉडर्न कल्चर में स्लीप डेप्रिवेशंस को अक्सर डेडिकेशन और हार्ड वर्क का सिंबल माना जाता है। वॉलकर इस माइंडसेट को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं। वो बताते हैं कि क्रोनिक स्लीप डेप्रिवेशन से प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और रिलेशनशिप सभी पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लैक ऑफ स्लीप को हार्ड वर्क या सिंबल मानना एक सोसाइटल फेलियर है। वॉलकर का मैसेज है, स्लीप को वीकनेस नहीं एक नेसेसिटी समझा जाना चाहिए। और वॉलकर ये भी पॉइंट हाईलाइट करते हैं कि स्लीप डेप्रिवेशन का कॉस्ट सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि सोसाइटल और इकोनॉमिक भी है। स्लीप डेप्रिवाइड वर्कर की लो प्रोडक्टिविटी से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इकोनॉमिक लॉस होता है। हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ती है क्योंकि क्रोनिक स्लीप डेप्रिवेशन से डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है। एक स्टडी के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट में स्लीप डेप्रिवेशंस इकोनॉमी को हर साल 411 बिलियन का लॉस देता है। वॉलकर का सजेशन है,
गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस को स्लीप अवेयरनेस कैंपेन और स्लीप फ्रेंडली पॉलिसीज़ को प्रमोट करना चाहिए। चैप्टर 15 का कोर मैसेज है, स्लीप सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं बल्कि एक सोसाइटियल नेसेसिटी है। हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम को स्लीप के इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और कंपनीज जैसे गूगल और नासा से सीखना चाहिए। स्लीप डेप्रिवेशंस का कल्चर स्टिग्मा तोड़ना ज़रूरी है ताकि हर इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन इसे एक प्रायोरिटी बनाए। अब हम सबसे आखिरी चैप्टर पर आते हैं, चैप्टर 16, जिसका नाम है अ न्यू विजन फॉर अ स्लीप इन 21st सेंचुरी। ये चैप्टर एक होपफुल और प्रैक्टिकल नज़रिया देता है कि कैसे हम 21st सेंचुरी में स्लीप के महत्व को समझाकर अपनी ज़िंदगी और सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। मैथ्यू वॉलकर प्रपोज करते हैं कि हम सभी को एक नई स्लीप कल्चर एडॉप्ट करनी होगी जिसमें स्लीप को एक नेसेसिटी समझा जाए, ना कि एक ऑप्शनल लग्जरी। सबसे पहले वो स्लीप रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं। वॉलकर ये एम्फेसाइज करते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड के चैलेंजेस, क्रोनिक इलनेस, मेंटल हेल्थ क्राइसिस और प्रोडक्टिविटी का डिमांड का एक मेजर सॉल्यूशन है प्रॉपर स्लीप। वो बताते हैं कि स्लीप रेवोल्यूशंस क्यों ज़रूरी है। स्लीप डेप्रिवेशन डायरेक्टली लिंक है डिजीज़ जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, कैंसर और अल्जाइमर से। पुअर स्लीप को क्वालिटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी और एंजाइटी को बढ़ाता है। ग्लोबल इकोनॉमीज स्लीप डिराइव्ड वर्कफोर्स की वजह से ट्रिलियंस का लॉस फेस कर रही हैं। कोर मैसेज है कि अगर हम स्लीप को प्रायोरिटाइज करें तो हम अपनी फिजिकल, मेंटल और इकोनॉमिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें दूसरा टॉपिक वो इंडिविजुअल्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। वॉलकर इंडिविजुअल लेवल पर एक्शनेबल स्टेप शेयर करते हैं जो हमारी नींद को इमीडिएटली इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला सॉल्यूशन है फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल। हर दिन एक टाइम पर सोना और उठना, चाहे वीकेंड हो या वीकडे। दूसरा है एवॉइड कैफीन एंड अल्कोहल। बेड टाइम के करीब इनका कंजप्शंस एवॉइड करना ज़रूरी है क्योंकि ये नींद को डिस्टर्ब करते हैं। तीसरा सॉल्यूशन है डिजिटल डिटॉक्स। बेड टाइम से पहले गैजेट्स का यूज़ बंद करें क्योंकि स्क्रीन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन प्रोडक्शंस को डिस्टर्ब करती हैं। चौथा सॉल्यूशन है बेडरूम ऑप्टिमाइजेशन। आपका रूम डार्क, क्वीट और कूल होना चाहिए जो नींद के लिए आइडियल इन्वायरमेंट क्रिएट करे। पांचवा सॉल्यूशन है रेगुलर एक्सरसाइजेस, लेकिन बेड टाइम से पहले इंटेंस वर्कआउट अवॉइड करें। इसमें तीसरा पॉइंट उनका सोसाइटियल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस पर है। सिर्फ इंडिविजुअल के एफर्ट से सोसाइटी में चेंज नहीं आएगा, इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना होगा। जैसे सबसे पहले स्कूल्स और कॉलेज को लेटर स्टार्ट टाइमिंग एडॉप्ट करना चाहिए ताकि स्टूडेंट के नेचुरल स्लीप साइकिल को सपोर्ट किया जा सके। स्लीप एजुकेशन को सिलेबस का हिस्सा बनाइए ताकि बचपन से ही इसकी इम्पोर्टेंस समझी जा सके। दूसरा वो वर्क प्लेस के बारे में बताते हैं कि कंपनीज को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर और नए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। स्लीप फ्रेंडली पॉलिसीज़ प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शंस दोनों को इम्प्रूव करती हैं। हेल्थ केयर वर्क में भी शिफ्ट को ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है और मेडिकल स्टूडेंट को भी स्लीप साइंस सिखानी चाहिए। चौथा पॉइंट उनका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पर है। वॉलकर टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ करने की बात करते हैं जो नींद को मॉनिटर और इम्प्रूव कर सके। सबसे पहला है वियरेबल डिवाइसेस। फिटनेस ट्रैकर और स्मार्ट वॉचेस स्लीप पैटर्न्स को मॉनिटर करते हैं और हेल्पफुल इंसाइट देते हैं। दूसरा लाइट थेरेपी। मेलाटोनिन रेगुलेट के लिए कंट्रोल लाइट एक्सपोजर हेल्पफुल होती हैं, स्पेशली शिफ्ट वर्कर और जेट लैग सफ़र के लिए। तीसरा स्लीप एप्स। गाइड मेडिटेशंस और रिलैक्सेशन टूल्स नींद की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। पांचवा पॉइंट उनका चेंजिंग द कल्चरल नैरेटिव अराउंड स्लीप पर है। वॉलकर ये बताते हैं कि हम सबको अपनी थिंकिंग बदलनी होगी। स्लीप डेप्रिवेशंस को डेडिकेशंस का सिंबल नहीं, एक प्रॉब्लम समझा जाए। और जैसे हम फिटनेस और डाइट को प्रायोरिटाइज करते हैं वैसे ही स्लीप को एक हेल्थ इन्वेस्टमेंट समझा जाना होगा।
और गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस को कैंपेन लॉन्च करना चाहिए जो स्लीप के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करें। छठवां पॉइंट है इस चैप्टर में विज़न फॉर द फ्यूचर। वॉल्कर इन्विजन्स करते हैं कि फ्यूचर जहां स्लीप को सोसाइटी में एक कोर वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाए, जहां अ सोसाइटी वेयर स्टूडेंट्स स्लीप वेल एंड परफॉर्म बेटर इन एकेडमिक्स, अ वर्क प्लेस दैट इज़ हेल्थियर, मोर प्रोडक्टिव और हैप्पियर, एंड अ हेल्थ केयर सिस्टम जो स्लीप को प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह यूज करे। इसका कोर मैसेज है स्लीप को प्रायोरिटी करना एक पर्सनल और सोसाइटियल नेसेसिटी है। अगर हम स्लीप के वैल्यूज़ को समझकर अपनी लाइफस्टाइल और पॉलिसीज़ को चेंज करें तो हम एक हेल्थियर और मोर सक्सेसफुल वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। स्लीप सिर्फ एक बायोलॉजिकल नीड नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है जो हमें अपने बेस्ट पोटेंशियल अचीव करने में मदद करती है। अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। स्लीप एक ज़रूरत है, लग्जरी नहीं। इस बुक के ज़रिए मैथ्यू वॉल्कर हमें समझाते हैं कि कैसे नींद हमारी हेल्थ, इमोशंस और प्रोडक्टिविटी का फाउंडेशन है। अगर हम स्लीप को प्रायोरिटाइज करें तो हम एक हेल्थियर, हैप्पियर और मोर एफिशिएंसी लाइफ जी सकते हैं। सिर्फ अपनी लाइफ ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी का फ्यूचर बेटर करने के लिए हमें स्लीप को सीरियस लेना होगा। ये एक छोटा स्टेप है जो एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस की शुरुआत कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।